अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रोग्राम में आपने हमें शरीक किया है और करती आई हैं। एक अच्छा डायलॉग कर पाते हैं। और मैं तो अब यही कहूंगा कि आपकी ये जो उड़ान है भारत के ऊपर, ये और बुलंद हो। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरा ख्याल है कि लोगों को चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होती है आपकी बातों की वजह से। तो सर आज हम ज़रा चाइना को डिस्कस करेंगे। चाइना के पास कहा जा रहा है कि अब तकरीबन 500 के करीब J-20 फाइटर जेट्स जो हैं वो हो गए। उसका क्या आप समझते हैं कि इस रीजन पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्या भारत को थोड़ा, जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि घबराना नहीं चाहिए, कि आपको घबरा लेना चाहिए कि वो इतने फाइटर जेट जो होते जा रहे हैं? और अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आई विश के कभी लड़ाई ना हो, मैं इन लड़ाइयों से बिल्कुल भी जरा सा भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन क्या पाकिस्तान को भी ये फाइटर जेट मिल सकते हैं? जहां तक इमरान खान साहब ने कहा था, तो मैं आपको याद दिला दूं, उन्होंने अपने कंट्री को कहा था, उन्होंने इंडिया को कभी नहीं कहा। इमरान खान साहब अपने आप को वो समझा तो रहे सर थे मैंने अपनी कहा, आर सर मैंने आपको कहा है, इमरान खान के तो मैंने नहीं, मैं आ रहा हूँ। एग्जाम्पल। मैं मैं जानबूझकर उसको ला रहा हूँ। उनका एक्चुअली था घबराने का पॉइंट ऑफ व्यू कि आर्मी को घबराना नहीं चाहिए, कि अगर अगर एक सरकार थोड़ी स्ट्रांगली ऊपर आती है, दैट मीन्स एक सिविल पॉलिटिकल सरकार, उनको उनका ये भी कहना था कि दुनिया में डेवलपमेंट्स, सिचुएशनल डेवलपमेंट्स ऐसी होंगी कि या तो आप उनका सामना करें या घबरा कर उसके आगे घुटने टेक। ठीक है ना? अब मैं आपके थ्रू सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो भी बातें हम करते हैं आपके शो के ऊपर, ये हम किसी कंट्री को टारगेट कर कर नहीं करते हैं कि पाकिस्तान को मुझे डाउन करना है या इंडिया को अप करना। हम्म। और मैं तो चाहूंगा कि आरजू साहिबा भी हमसे सवाल करें, अगर कहीं दिख रहा हो कि नहीं सर, ये तो आप इसलिए बोल रहे हो कि आप इंडिया को ऊपर करना चाह रहे हो, या पाकिस्तान को डाउन करना चाह रहे हो, या चाइना को डाउन करना चाह रहे हो। एक एनालिसिस करने से मुझे लगता है एक अच्छी बात निकल कर आएगी। अगर सच्चाई है, अब जैसे आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूं, अगर इंडिया चाइना का कंपैरिजन कर ले, तो सच्चाई अगर देखें तो उनके पास वही न्यूक्लियर बम मेरे से ज्यादा है। सिर्फ मेरे कह देने से तो नहीं होगा ना कि नहीं है उनके पास, हमारे पास ज्यादा है। ठीक है ना? ये बोल के कोई फायदा नहीं है। इसी तरह अगर उनके पास एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन का एक मेजोरिटी पार्ट उनकी सेना में है, तो उनका नंबर गेम में भी मेरे से कुछ ज्यादा है। इसमें क्या डाउट है? और मैं ये भी मान लूंगा, चलिए जी, आपके पास टैंक भी ज्यादा है, आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी ज्यादा है। जो चीजें ज्यादा है वो हैं। अब आती है बात असली जो आपने पूछी कि J-20 जो है उनका सेल्फ एयरक्राफ्ट जो है, भाई क्यों नहीं आएगा? पहले तो ये सोचो, किसी ने 2011 में इस फ्लाइट को सबसे पहले रनवे पर डाला था एज अ प्रोजेक्ट, प्रोटोटाइप जिसको बोलते हैं। अब अगर 2000 से कोई आदमी इस पर काम कर रहा है, कंट्री इस पर काम कर रही है, तो कभी ना कभी तो बनेगा ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बनेगा ही नहीं। टाइम लगता है, सेल टेक्नोलॉजी की बात है, सेल टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट आती है। एंड फाइनली हम देख रहे हैं कि 2021-19 के बाद से उनको पहले बोले 36, 38, 40, 45 कुछ ऐसे जहाज मिले, उसके बाद बढ़ गए। अब जो लेटेस्ट न्यूज है कि भाई 500 आ गए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सपोज कर लेते हैं एक मिनट के लिए, अगर ये 400 होते तो क्या कम थे? और अगर 600 होते तो क्या बहुत ज्यादा थे? वो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? इट मेक्स अ डिफरेंस। जो आप कहना चाह रही हैं, या आप मुझसे कहलवाना चाह रही हैं कि उनके पास J-20 जहाज स्टेल्थ तौर पर जितने ज्यादा आएंगे, तो क्या मैं थ्रेटन्ड हूं? इसलिए मैं आपके इमरान खान से एग्री कर जाऊंगा कि हमारे यहाँ पॉलिसी है कि घबराना नहीं, घबराने का कोई मकसद नहीं। आरजू साहिबा अगर ये सवाल पूछ भी लें तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर अगर हम घबरा गए तो फिर तो आरजू साहिबा सक्सेसफुल हो जाएंगी, और हम होने नहीं देंगे। एज अ इंडिया पाकिस्तान अगर बात करनी है सिर्फ, बट आइडिया ये नहीं होना चाहिए। आइडिया होना चाहिए कि होगा क्या। भारत एज ऑन टुडे, दिस इज करेक्टली ऑन रिकॉर्ड, हमारे पास 6th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं, हम उसे बना रहे हैं।
ऐसा हमारा एस्टिमेट है कि 2027 में, 28 में, 29 में तक हम ये जहाज ले आएंगे और तकरीबन 2035 में हम इस जहाज को शायद इंडक्ट कर पाए। चाहे वो 10 इंडक्ट करें या 100 इंडक्ट करें, दैट विल बी 2035 विल बी 2035, बट एज अ प्लानिंग फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये हमारी प्लान में है। अब मैं कितना स्लो हूं, कितना तेज हूं, कितना क्या हूं, कितना क्या नहीं, अब इसका इसका डिसीजन कौन करे कि इससे मुझे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। मैं तो आपको, आपके साथ जब हम पहले शो कर रहे थे वो गलवान वाले टाइम में, लद्दाख वाले टाइम में, मैं आपको तब भी कहता था और आपके पैनलिस्ट को ज्यादातर आज भी कहूंगा, भाई आपको अगर कहीं कोई सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है ये बोलकर या मेरे से सुनकर कि चलिए जी चाइना की फोर्सेस हमसे ज्यादा है, ठीक है ना, अच्छा क्या फर्क पड़ा, ज्यादा या कम का क्या मतलब है? भाई ज्यादा या कम का मतलब ये होता है कि यूएस की, एक एग्जांपल दे रहा हूं उससे जल्दी समझ आएगा, एक यूएस की फोर्सेस फार फार सुपीरियर मानी जाती है, ईरान की फार फार नॉन सुपीरियर मानी जाती है, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो आपके सामने है रिजल्ट। 10 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, महीनों में कन्वर्ट हो गई है ये लड़ाई। लेकिन वो फार फार सुपीरियर, जिसके पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 85 F-35 हैं, F-22 हैं, B-2 बॉम्बर्स हैं, GBU ग्राउंड बस्टर एमुनेशन है, लेकिन बॉटम लाइन ये तो आपको माननी पड़ेगी कि उस सुपीरियरिटी के बावजूद आज भी यूएस वो 400 450 किलो यूरेनियम ढूंढ रहा है, मिला नहीं है जी। हर बार बोल जरूर देता है लेकिन मिला नहीं। मैं मानता हूं कि ईरान को उन्होंने अच्छे से डिस्ट्रॉय किया, उस डिस्ट्रक्शन के बाद भी ये तो मानना पड़ेगा कि ईरान खड़ा जरूर नहीं झुका। ये जो कंट्री की कैरेक्टर होती है ना, इसमें नंबर गेम फेल हो जाती है। चाइना के पास अगर 500 के बजाय 600 भी होते और 400 भी होते, भाई साहब मुझे नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर कोई फर्क पड़ता, सिवाय इसके, एज अ फौजी मैं ये बातें समझता हूं, सिवाय इसके कि अगर आपका जो आपने 6th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाना है उसको थोड़ा अब आप तेज करिए, ये 2035 के बजाय 2030 में आ जाए, 28 में आ जाए, 29 में, आपको उन चीजों को तेज करना चाहिए। और वो तेज इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है चाइना से, वो तेज इसलिए करना चाहिए कि ये अगेन, ये जो एक आर्म्स रेस होती है ना, ये भी एक डेटरेंस के तौर पर है। आपके पास न्यूक्लियर है, मेरे पास न्यूक्लियर है, आपके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, मेरे पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, आपके पास B-2 बॉम्बर है, मेरे पास भी B-2 बॉम्बर है, आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, मेरे पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपके पास सबमरीन है, मेरे पास भी सबमरीन है, आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, मेरे पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है। ये जब काउंटर करते हैं ना एक दूसरे को, तो ये दे वर्क लाइक अ डेटरेंस, कि ऐसा नहीं है कि आपको फ्री रन मिल जाए। सो दैट इज वेयर चाइना रियलाइजेज। और वैसे आप भी लॉजिक लगाकर देख लीजिए कि अगर किसी के पास यूएस, चाइना, रशिया, इन सब की अगर नंबर गेम देखें, इनमें से हर एक के पास 1000 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, तो भाई उसके बाद 3000 है, वो बोलता है मेरे पास 2500 है, उसके बाद 1800 है, 2000 है, 2200 है, जो भी। पाकिस्तान बोलता है कि मेरे पास 150 200 है, इंडिया बोलता है मेरे पास भी 180 90 200 250 है, जो भी बोलते हैं कोई फर्क नहीं। ये क्यों? दिस इज ओनली अ डेटरेंस। अल्टीमेटली गोला आप भी एक ही चलाओगे और मैं भी एक ही चलाऊंगा, सर दूसरे की जरूरत या टाइम नहीं मिलेगा, एक ही में काम हो मैं जाएगा। भी, तो इसीलिए डेटरेंस की बात कर। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं कि इस समय ऐसा जरूर लग रहा है कि चाइना अपनी लकीर को बढ़ा रहा है, और जब वो चाइना अपनी लकीर को बढ़ाता है, चाहे वो J-20 का रेंज, ऑपरेटिंग रेंज देखिए, रिफ्यूलिंग कैपेसिटी देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए, उसकी सबमरीन्स देखिए न्यूक्लियर वाली जो है, न्यूक्लियर आर्सेनल की रीच देखिए, तो वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, वो यूएस स्पेसिफिक है। क्योंकि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट तो हो ना हो, वो डेटरेंस की लड़ाई वो बिल्कुल तगड़ी चली।
चाहे वो ताइवान के लिए लेकर रख लीजिए, चाहे वो ईरान का ले लीजिए। सो इसलिए मैं कहूंगा कि इंडिया को इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमारे पास एक बड़ा रिसेंट एग्जांपल है गलवान का, जहां उनके और हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, हमारे बीच में फोर्स मोबिलाइज करी गई थी, हमारी फोर्सेस का क्लैश भी हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद, मतलब जिसको बोलते हैं ना, ये एक मिसाल दी जा सकती है, इन सब के होने के बावजूद गोली एक नहीं चली। वो देखने वाली बात, गोली नहीं चली। ये तो इसमें कहीं आप बोल देंगे, जैसा आपके यहाँ पर हमेशा बोला जाता है, सर जैसे ही पाकिस्तान का साथ होता है तो आप लोग गोलियां चला देते हो, ठीक है ना? ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है, होता भी है सर। ठीक है, नहीं तो, लेकिन ऐसा होता भी है कि चाइना हम पर गोली नहीं चलाता। इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। एक बात आपको ये भी देखना पड़ेगा, चाइना ने आज तक नहीं कहा कि उसका नंबर 1 एनिमी मैं हूं, इंडिया है। उसने आज तक कभी नहीं कहा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे इंडिया के अगेंस्ट हैं। उसने ये भी कभी नहीं कहा, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा वेपन सिस्टम जो है वो न्यूक्लियर है। उसने कभी नहीं कहा या दिखाया कि जिस तरीके से उसके जहाज ताइवान के ऊपर से फ्लाई करके जाते हैं, डोमिनेट करते हैं, यूएस उसको मना करता है, बोलता है लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, उससे इंडिया के साथ नहीं किया। इवन इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं जब वहां होता था, चाहे बीच में रिपोर्ट कुछ भी आती रहे, हमने कभी अपने ऊपर से चाइनीज जहाज जाते नहीं देखे। मैं मानता हूं हमने ऐसे दूर देखा सामने कि हमारे बुमला का जो बॉर्डर है उसके उस पार, अब वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि 1-2 किलोमीटर, लेकिन वो एक्चुअली 1-2 किलोमीटर नहीं होता है, वो 10 किलोमीटर दूर अपनी साइड है। बिल्कुल। और वो जाते, और मेरे भी मैं जब बुमला में बैठता हूँ, बुमला इज एक्चुअली द बाउंड्री पिलर बिटवीन देम एंड अस इन अरुणाचल। और जब मेरे जहाज भी जाते हैं तो मुझे कभी ऐसे नहीं देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भी अपने जहाजों को ऐसे मुड़कर पीछे देखना पड़ता है कि मेरे जहाज भी पीछे से होकर जा रहे हैं। दैट मीन्स एक दूसरे की जो एलएसी की, बाउंड्री की, एयर स्पेस की कोई भी मर्यादा, ना वो मेरी ब्रेक करता है ना मैं उसकी ब्रेक। इसलिए मैं ये आपको प्रूव कर रहा हूं कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं इस मामले में। भाई 500 आ गए तो कल सुबह अटैक हो जाएगा। अब ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा बोल सकते, नहीं सर, ऐसा नहीं कि अटैक हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चाइना थोड़ा और मजीद स्ट्रांग होता जा रहा है। सर हम लोग पहले जब छोटे थे तो सुना करते थे कि चाइना जो है वो टक्कर दे सकता है अमेरिका को सुपर पावर होने में। एक मिनट, मैं आज आपको पहली बार रोक रहा हूँ। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया बड़ी कब हुई। आपने कहा जब हम छोटे थे। सर I can't find it. अब आपको या तो अपने साथ में अपने छोटे का फोटोग्राफ रखना पड़ेगा। I don't know. This is what everybody asks me. People have asked me this question many a times कि भाई वो आप उस बच्ची को इतना एनकरेज करते हो। मैंने कहा भाई है, आफ्टर ऑल किसी भी देश का कोई भी बच्चा, बट आज आपने अपने आप को कहा जब हम छोटे थे, तो मुझे थोड़ा सा सर अब तो हमारे बाद वाली जनरेशन भी काफी बड़ी हो गई, तो कहना पड़ रहा है मजबूरी में, तो वरना आपको पता लेडीज नहीं कहती हैं। लेकिन सर मैं ये जरूर पूछूंगी सर, चाइना उस जमाने में कहा जाता था कि चाइना है जो अमेरिका को एक तरह की कंपटीशन दे सकता है सुपर पावर बनने में। फिर कुछ सालों बाद चाइना की अपनी हालत खराब होती चली गई, चाहे उसके जो भी रीजन रहे हो। एक बार फिर चाइना जो अमेरिका की जो इस वक्त ईरान के साथ पोजीशन खराब हुई है, और कहा यह जा रहा है कि चाइना एक बार फिर थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। आपको लगता है कि चाइना किसी तरीके से अमेरिका को पीछे कर पाएगा और चाइना की पोजीशन ज्यादा बेटर हो सकती है? वो डिपेंड करता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे इवैल्यूएट करेंगी। अगर आपने जो एग्जांपल दिया, मैं उसी एग्जांपल को रिवर्स ले लेता हूँ कि अगर किसी ने ये कह दिया कि चाइना यूएस की ईरान के सामने जो किरकिरी हुई है उस वजह से ऐसा लगता है कि चाइना, वेल ऐसा तो ये भी कहा जा सकता है चाइना इतना स्ट्रांग होने के बावजूद गलवान से वापस गया ना, तो दैट मीन्स उसकी किरकिरी हुई।
तूने 50,000 लोग बढ़ाए आगे, जहाज आगे बढ़ाए, सब कुछ आगे बढ़ाए, तू कर तो कुछ पाया नहीं। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, आई एम नॉट हाई हेडेड टू स्पीक लाइक दिस, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो यूएस नहीं कह सकता कि भाई चाइना तूने क्या किया, तेरे में तो हिम्मत ही नहीं हुई कि तू इंडिया पर अटैक कर पाए। लेकिन सर अमेरिका कमजोर तो होता जा रहा है ना, ईरान के बाद अमेरिका कमजोर तो होता जा रहा है, उस बात से इनकार हो सकता है? आपको क्या लगता है, एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि ईरान पर ये जो हमले हैं इसकी कीमत कितनी हुई होगी? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, बिलियंस को छोड़ दीजिए, मिलियंस और बिलियन छोड़ दीजिए, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ ट्रिलियंस में आ जाए, 2, 4, 5, 7 ट्रिलियन। अमेरिका उसको बेकअप कर लेगा। उसका रीजन ये है, अगर आप चीजों को ध्यान से सुने, जब वो $300 बिलियन रीबिल्डिंग ईरान को देने का वो जो एग्रीमेंट में लिखा गया है, उसके ऊपर जब वांस से पूछा गया वाइस प्रेसिडेंट कि जनाब ये $300 बिलियन कहां से आएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, वो दिखाता है कि वो कैसे कर लेगा। उन्होंने कहा दिस विल नॉट बी द टैक्स पेयर मनी ऑफ यूएस सिटीजन। इसका मतलब मोटे तौर पर निकलता है कि यूएस का कोई पैसा नहीं जाएगा। उसके बाद उन्होंने अगला सेंटेंस ये भी बोला, दिस ऑल विल बी पेड बाय द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। ये मिडिल ईस्ट कंट्री ही पे करेंगे, हम कुछ नहीं पे करेंगे। सर हर चीज में पैसा तो नहीं होता ना, इज्जत का भी तो फालूदा हो गया है अमेरिका की। हाँ ये तो बात सही है कि भाई वही है ना, इज्जत एक वो वाली चीज है, जितना आप गहराई से लेंगी उतनी है। अब जब बंदे ने सोच ही रखा है कि मेरी इज्जत, आप बताओ इस समय अगर मोटे तौर पर देखा जाए, ट्रम्प की क्या इज्जत है जब 61% उसकी अपनी आवाम बोल रही है कि ये लड़ाई गलत है? मतलब इज्जत की कहां से बात है? यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, नेटो बोल रहा है, सर पहले जैसा फॉलो तो नहीं करेंगे ना, ना गल्फ कंट्री फॉलो करेगी ना यूरोपियन फॉलो करेंगे, पहले जैसा तो अमेरिका की बात नहीं सुनी जाएगी। ये तकलीफ आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है कि कितनी भी कुछ हो जाए फॉलो, पाकिस्तान जैसी काफी कंट्रीज हैं जो फॉलो करेंगी, आंख बंद करके करेंगे, उनकी जरूरतों की वजह से करेंगे, उनकी कमजोरी की वजह से करेंगे, उनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको ये बड़ा अच्छा एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, मेरा हमेशा से ये था कि नेटो कंट्रीज कितना भी प्रोटेस्ट कर लें यूएस को, ये ले दे के बाद में मिल जाते हैं। यूरोपियन यूनियन कितना भी चिल्लाता रहे मोरालिटी के ऊपर, ले दे के फाइनली मिल जाता है। आप देखना जिस दिन लड़ाई खत्म होगी उसके 4, 6, 8 महीने के बाद आप देखना दे ऑल विल बी सेम। दे डोंट, आप देख रहे हैं इस समय, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में कितना तगड़ा डिफरेंस चल रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, खुलकर बोला जा रहा है। ये कभी नहीं अलग होंगे। आपको क्या लग रहा है आपस में झगड़ पड़ेंगे? ये कभी नहीं झगड़ेंगे, ये सब एक रहेंगे, क्योंकि इन्हें मूर्ख लोग मिलेंगे दुनिया में जो आंख बंद करके हाथ जोड़कर कि जनाब आप बस किसी तरह मेरे धरती पर कदम रख दीजिए तो मेरी धरती धन्य हो जाएगी, मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। वाई? बिकॉज दे कंट्रोल द इकोनॉमी। और वाई चाइना इज कमिंग अप? बिकॉज दे आर कमिंग एज अ इकोनॉमिक पावर। ये जो दुनिया में लड़ाइयां है ना, इस लड़ाई की अगर बैकबोन कुछ है तो वो आपकी इकोनॉमिक पावर है। इसलिए मैं आपके शोज में और आपसे पहले भी दसियों बार बोल चुका हूं, पाकिस्तान और इंडिया को आपस में झगड़ा कर कुछ नहीं मिलना, सिवाय ये जो कंट्रीज चाहती हैं कि आपकी इकोनॉमी डाउन ही रहे। आप अगर पिछले साल तक बजट आप फौज के ऊपर ₹2 खर्च करते थे, अब आप ₹4 खर्च हो, अगले साल ₹6 खर्च हो, 6 के ₹12 खर्च हो, और वो सारा सामान कहां से आएगा? ये तो अब आप लोगों के यहाँ भी थोड़ी सी सेंस आ गई हमको देख देख के कि चलिए जी अगर इंडिया भी कुछ बना रहा है, मेक इन इंडिया कर रहा है, तो हम भी कुछ लगाते हैं और बनाते हैं। अच्छी बात है, मना नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, अच्छी होने के बावजूद आपका पैसा उसमें फिजूल जा रहा है। ये जो 500 जहाज उसने बनाए हैं चाइना में, फ्री में थोड़ी ना बने हैं, आप बता दीजिए। अच्छा ये तो वो वाले जहाज है जो ये एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि ये चाइना की पॉलिसी है कि दे डोंट, ठीक है ना। जैसे F-35 को यूएस बड़ा सेलेक्टिवली पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं से लंदन को दूंगा। आपने देखा कि लंदन के खिलाफ कितने गंदे वर्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किए कि दे आर लाइक दिस, दे आर लाइक दैट, लेकिन जहाज उसी को दिया।
पाकिस्तान को नहीं दिया, हमें ऑफर किया, हमने लिया नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन ज्यादा आप मोटे तौर पर देखिए ना, तो ये कभी भी मानना गलत हो जाएगा कि इंडिया शुड बी वरिड कि चाइना के पास 500 जहाज आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया शुड बी कंसर्न्ड, शायद मान लूं, इंडिया शुड बी अलर्ट कि आपको भी अब अपना आर्सेनल, जो 6th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उसको आपको या तो लाना पड़ेगा या आपको खरीदना पड़ेगा। खरीदने में सारी कंट्रीज जो देने वाली हैं, वो कभी दूसरी कंट्री को अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं दी। इसलिए हम देख रहे हैं कि हम भी इसके ऊपर पिछले सालों से लगे हुए हैं कि हम अपनी डेवलप कर पाए, उसमें टाइम लगता है। मैं आपके सामने बड़े सीधे फैक्ट्स रख रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, जैसे पाकिस्तान हर चीज में बोलता है आर्म्स रेस हो रही है रीजन में, इसके ऊपर क्यों नहीं बोलता कि भाई इससे भी तो आर्म्स रेस आएगी। अगर अगर चाइना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लाएगा, 500 जहाज लाएगा, तो अब मुझे भी तो 500 बनाने पड़ेंगे ना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले। जैसे ही मैं बनाऊंगा तो फिर आप बोलोगी कि भाई हमें भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमको भी तो आर्म्स रेस हुई या नहीं हुई? नहीं नहीं सर, हम और नहीं जब बनाएंगे, हम इधर उधर से ले लेंगे सर, हमें मिल जाएंगे, हमारी टेंशन मत लीजिए। नहीं, मैं बनाने का मेरा मतलब ही यही था, बनाना आपके यहाँ हर चीज की चाइना हमें स्टैंपिंग खुद होती है ना, जो देगा हम बना सर। रहे वो हैं। आपके दोस्त वो कमर चीमा साहब कहते हैं चाइना तो जो बनाता है हमें देता है भारत पे टेस्ट करने के लिए। नहीं, वो टेस्ट करने के लिए तो देता है, लेकिन वो ये भी बोलता है कि HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम उसके यहाँ नहीं लगा है, आपके यहाँ लगा है। PL-15E मिसाइल आपके यहाँ से छोड़ी गई है, उनके यहाँ पर PL-17E। और ये उनका ऑफिशियल है कि जो वेपन्स हम अपने फौज में इस्तेमाल करते हैं वो हम बाहर वालों को नहीं है। बड़ा सीधा सीधा बात है आपके सामने। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, चाहे आप बनाएं, चाहे आप लोन पर लेकर करें, चाहे आप खरीद कर करें, चाहे आप खैरात में करें, जैसे मर्जी आए, बट पाकिस्तान का पैसा उसके नाम का या तो जाएगा या किसी की पॉकेट में जाएगा उसके नाम पर, जो पॉकेट में आपके यहाँ ज्यादा ट्रेंड है जाने का। सो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इससे एक्चुअली फायदा आपको कुछ नहीं है। एंड कोई अगर कमर चीमा जैसे लोग अगर ढूंढ भी रहे हो सेटिस्फेक्शन, तो चलो जी चाइना ने बना लिया तो अब इंडिया का क्या होगा, इंडिया का कुछ नहीं हो, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, चाइना इज वेरी सेंसिबल। चाइना के साथ मेरा ट्रेड आपकी इकोनॉमी से ज्यादा है। हाउ कैन चाइना अफोर्ड इट? इसलिए मैं आपके साथ हमेशा बात करता हूं कि इकोनॉमिक टाइज बढ़ाइए, क्योंकि जब इकोनॉमिक टाइज बढ़ते हैं तो कंट्रीज के ऊपर एक मजबूरी आ जाती है प्रेशर की, कि इट विल बी एट अ हॉरिबल कॉस्ट। सर मैं तो जैसे खुद कि यही चाहती हूँ जी जी, जैसे कि आपके चाहने से नहीं होता ना, आपकी आवाम को चाहना पड़ेगा। आपकी जो नई आवाम खड़ी हो रही है पॉलिटिक्स में, उसे चाहना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में धीरे ही सही, कम जबान में ही सही। वो फजलुल रहमान साहब ने, ठीक है उनके खिलाफ आप FIR कर लें, बट उन्होंने कह तो दिया ना कि जनाब अगर आपको एज अ चीफ पॉलिटिक्स में आने की इतनी जरूरत है तो उतारिए यूनिफॉर्म, आइए। भाई उसने गलत क्या कहा? क्या आ जाओ जी, सही। ये पीछे से पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? और उनका ये भी कहना क्या गलत है एक्चुअली, कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि सिविलियंस को ये लड़ाई लड़नी है, तो भाई अगर सिविलियंस ने लड़ी है तो आपको तनख्वाह क्यों देंगे? फिर तो हम लड़ेंगे। हालांकि मैं ये मानता हूं कि आर्मी के साथ आवाम को भी अपने देश के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो एक अलग बात। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बातचीत चल रही है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं आपके साथ। क्योंकि बड़ा सीधा अगर आप एनालिसिस कर कर देखें, मुझे कहीं कोई एडवांटेज नजर नहीं आता कि अगर चाइना इन 500 जहाजों को कमीशन करता है तो ये मेरे ही खिलाफ है। नहीं नहीं मुझे नहीं सर, लगता। नहीं सर ऐसा नहीं है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भारत के ही खिलाफ है, लेकिन बाहर वाले का आर्म रेस या कहने इस तरह की रेस तो इस रीजन में शुरू कर ही दी है चाइना ने, और यस, उससे रुका नहीं यस। जा पाएगा, ना आप लोगों से ना तो ही किसी और आप, कंट्री से। नहीं मेरे लिए तो रुकने की मजबूरी है ना, क्योंकि हम्म मेरे तो डिक्लेयर्ड एनिमी है ना। हम्म। आपके लिए डिक्लेयर्ड एनिमी तो है नहीं, आपका तो डिक्लेयर्ड एनिमी एक है आपके तरफ से। सर तो अब दो हो मुझे तो गए आपसे सर, दूसरा कौन लिया अफगानिस्तान। आपने? अफगानिस्तान सर। ना ना ना, अफगानिस्तान आपके पास बड़ा तगड़ा एडवांटेज है, उसके पास एयरफोर्स नहीं है, उसके पास नेवी नहीं है,
ऑर्गेनाइज तरीके से जो उसमें बात कर रहे हैं, उसके बाद जज्बा है। और यहां पर मैं आपको लेकर आता हूं चाइना के खिलाफ, और अगेन यू बी द जज। चाइना का गलवान के बाद जो बंदा है उस हाई ऑल्टीट्यूड में, लेह लद्दाख में, उनका बंदा पोस्ट के ऊपर 30 दिन रहता है, 30 डेज, और वो भी एक एयर कंडीशन कंटेनर, सही, जिसके अंदर उसको फर्क नहीं पड़ता। मैं, मेरे फौज के बंदे, मेरी रेजिमेंट के बंदे वहां पर 2 साल रहते, 2 साल। मेरी जो गलवाल के पास की रेजिमेंट है वो वहां 2 साल का टेन्योर कर चुका है। मेरी जो अगर कैलाश रेंज के पास वाली रेजिमेंट को आप लें, वो 2 साल पूरे करके आते। मेरी अगर पेंगेंगसो वाली पलटन को लें, मेरी चुमाथांग की रेजिमेंट को लें, मेरी सो मुरारी की रेजिमेंट को लें, ये सारी की सारी अक्रॉस दी बोर्ड 2 साल का टेन्योर करके आती है। मेरी रेजिमेंट, मैं, मेरा फौजी उस ग्लेशियर की हाइट्स में, जो मैं कह रहा हूँ 20, 22, 23 हजार तक वाली जो हाइट्स है, उसमें मैं 3 महीने रहता हूँ। 3 महीने में वहां रहता हूँ, 30 दिन नहीं। वो जो ले वाली हाइट्स हैं, दे आर ओनली अराउंड 10-12,000, 13-14,000। मैं अब कारगिल चला, सॉरी, मैं आपके ग्लेशियर चला गया जहां 20 से ऊपर वाली है, उसमें भी हम 3 महीने वहां रहते हैं, 30 दिन नहीं रहते। और हम उमन होता हमेशा ये है कि मुझे तब तक वेट करना पड़ता है जब तक मेरा रिलीफ आ ना जाए। और कई बार वेदर कंडीशंस की वजह से, हेप्टर ना मिलने की वजह से, एवलांचेस की वजह से मूवमेंट रुक जाती है। तो वो 30 जो 3 महीने हैं, वो कई बार एक्सीड होकर 4 महीने भी हो जाते, 5 महीने भी हो जाते। सो ये जो जज्बा है वो कहां से निकल कर आता है? वहां 30 दिन क्यों भाई? वो अपनी कंट्री के लिए मरने को क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि मेरे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो शायद पाकिस्तान और चाइना के पास नहीं है, मैं अथॉरिटेटिवली बोल रहा हूं, मेरे यहां कंपटीशन है जान देने की। मेरे यहां कंपटीशन होड़ लगी हुई है कि कौन अपने देश के लिए जान देगा, तू नहीं देगा मैं दूंगा। वो जो 30 दिन वाला आदमी है वो 60 दिन रहने को तैयार है कि नहीं, उसे अच्छा लगता है कि मैं अपने देश के उस जगह पर बैठा हुआ हूं जहां पर कोई नहीं बैठ सकता। सर ये तो हर जगह का ये सोल्जर जज्बा, का, ऐसे ही भारत का नहीं सर, ये जज्बा तो हर कंट्री के सोल्जर का होता है। आई एम श्योर चलो एक काम हमारे करो, सोल्जर्स भी आप एक ऐसे ही काम करो, सोचते हो। आपके आपके रिलेशन अच्छे हैं चाइना से, पता कर लो 30 दिन से ज्यादा कौन कौन रहेगा। सर चाइना हाथ की नहीं, कंगन को आरसी क्या? मैं हर कंट्री की बात कर रही हूँ। हर कंट्री में जो सोल्जर्स होते हैं, मुझे लगता है कि वो ये कहीं के हर नहीं होते। कंट्री में ऐसा नहीं है, यूएस में ऐसा नहीं है, चाइना में ऐसा नहीं है। मानिए मेरी बात, आप मतलब आप चेक करवा लो। मैं तो ये कह रहा हूं, आप अपने कंट्री पर मत लेकर जाइए। मैंने आपको शुरू में कहा है कि हर चीज को आपने अपने ऊपर नहीं ले जाना है। सही, आई एम नॉट मेकिंग अ कंपैरिजन विद चाइना एंड पाकिस्तान। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ठीक, आप उसे अपने पर ले जा। ये जो आपने हर कंट्री बोला है, मुझे मालूम है आपने अपनी कंट्री के लिए बोल रही हैं आप बेसिकली। जी मैं सर, आपको मैं कह रहा हूँ आप चाइना का चेक करा लो, आप चाइना का चेक कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है? आपने अपनी कंट्री बोली है, चलिए मैं आपकी कंट्री का चेक करा देता हूँ। अगर आपने चेक करना है, चलिए एक काम करते हैं, कौन सी पोस्ट पे जाएं? ओके, नियरेस्ट जहां आप और मैं आमने सामने हैं, वो कारगिल में एक पोस्ट है, पोस्ट 43 एंड पोस्ट 44, जहां पर आपके और हमारे बीच में लेटर एक्सचेंज होते हैं। जबकि वो डिस्टेंस जो है वो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा होगा, तो 15-20 मीटर का होगा। सही, ऐसे तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ आपकी साइड और आप मेरे साइड, क्योंकि वहां सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं। वो नदी जो है वो गर्मियों में सूख जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? सो आपके जो लेटर मेरे यहाँ आने होते हैं, जो ले लद्दाख वाले, कारगिल वाले लोग हैं, तो मैं ऐसे उसको खींचता हूँ, तो वो रस्सी जो लोहे की है उसके ऊपर वो जो टोकरी है वो मेरे साइड आ जाती है। मैं वो लेटर निकाल लेता हूँ, जो हमारा पोस्टमैन है, मैं अपने वाले लेटर डाल देता हूँ, वो आपका बंदा वहां खींच लेता है। क्या बढ़िया, देखिए रिलेशन क्या बढ़िया है। मैं पोस्ट 42, 43, 44 इसलिए बता पा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? अब आप वहां ले लीजिए, चलिए एक काम करिए, पता करा लीजिए आपके वाली साइड जो है पोस्ट 44 वाली, उसमें कितने ऑफिसर काम कर रहे हैं। एवरेज लगा लेना चाहिए, एवरेज लगा लो, मैं तो कह रहा हूँ। अगर आपका ठीक, वहां कोई ऑफिसर है, अगर कोई, और मैं तो डेट्स दे दूंगा कि जब मैं अपनी वाली साइड था, आपका अफसर
ये ऑन रिकॉर्ड है, इसको क्रिटिसिज्म मत समझिए, ऑन रिकॉर्ड है। आपका अफसर सिर्फ राजाओं वाली जिंदगी जीता है, रजवाड़ों वाली जिंदगी जीता है, क्योंकि उसने पिगरी फार्म भी चलाने हैं, उसने रियल एस्टेट कंपनी भी चला। आपका कोर कमांडर किसी भी डेवलपमेंट कॉलोनी का चेयरमैन क्यों होना चाहिए एज अ सोल्जर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ भी, चाहे वो 30 दिन या 60 दिन की बात ना भी करें आप, बट योर कंपैरिजन अगर करना है तो मेरा अफसर और आपका अफसर, मेरा जवान और आपका जवान, आप लगा लीजिए कहाँ कहाँ आप मेरे से ज्यादा इन हॉस्पिटेबल कंडीशंस में आपका अफसर है और मेरा नहीं है। एक जगह बता दो, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ठोक के बोली है कि 44 पे सर चले जाइए, आपको दिख जाएगा। सर इनका आपको तो एक और दे देते जी। सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो सर एक ही जैसा, एक ही तरह के काम करते हैं, एक ही तरह की जगहों पर होते हैं, उनकी बात नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल सोल्जर्स, हो सकता है चाइना का आपका ऑब्जर्वेशन जाहिर है मुझसे बेटर होगा, लेकिन मुझे लगा कि शायद सोल्जर्स जो हैं वो हर जगह चले भी जाते होंगे, रह भी जाते होंगे सभी कंट्रीज के, इसलिए मैंने ऐसे कहा था। लेकिन मैं उसमें तो कह रहा ऑब्वियसली हूँ, मैंने आप ग्लोबल टाइम्स जो उनका ऑफिशियल माउथपीस है, हम्म आप उसका आर्टिकल पढ़ लीजिए, मैं देख लूंगी आप सर, उसका बिल्कुल नहीं आर्टिकल नहीं, पढ़ लीजिए जहां वो उन्होंने मैं क्लियरली लिखा है कि चाइनीज कपल डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू गो ऑन हाँ, बोर्ड। वो ये तो तो सर आप मानेंगे। वो तो बिल्कुल सही है बात। आपके ठीक मेरे है केस में ऐसा नहीं है, आपके हम्म मेरे केस में ऐसा नहीं है। आपके और मेरे केस में अगर कंपैरिजन भी करूं तो मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि आपका सोल्जर बॉर्डर एरियाज में, इन हॉस्पिटेबल एरियाज में, जो हम्म ये जो हाई ऑल्टीट्यूड वाली है, जहां बोलते हैं ना ईसीसी, एक्सट्रीम हम्म क्लाइमेट कंडीशन, ईसीसी कंडीशन, जहां हम मानते हैं कि 9000 बिल्कुल से अबव, 9000 से अबव इसलिए इन हॉस्पिटेबल मैं बोल रहा हूं क्योंकि वहां ऑक्सीजन कंटेंट 50% कम हो जाता है। जब आप ऐसे बढ़ते जाएंगे अगले 3-3 हजार, तो आपका और कंटेंट 10-10% कम होता चला जाएगा। आप सोचिए 20,000 एंड अबव पर जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो 10 से 20% ही रह जाता है। आप बता दीजिए, आप चेक करा लीजिए आपके यहाँ कितने हैं और मेरे यहाँ कितने। नहीं नहीं सर, मैं मुझे इसको, यकीन है आप जो कह रहे हैं। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, यकीन नहीं करने वाली बात नहीं, मैंने आपको तीनों का कंपैरिजन दिया। हम्म ऐसा नहीं है कि आपके लोग वहां 2 साल नहीं रहते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने वहां पर जानबूझकर ले लिया उस पोस्ट का जहां मैं था, कोई मेरे सामने नहीं था। हम आपके जवान जो थे, मैं अपने वो ना रैंक रूम निकाल के जाया करता था कि यार ये पहचानेंगे नहीं, तो पहले से ही कहते थे सलाम वालेकुम साहब, सलाम वालेकुम कप्तान साहब। तो मैं कहता था भाई किसको बोल रहे हो? बोले साहब अफसर की चाल बाल ढाल दिख जाती है, आप हमें क्या बता रहे हो? वी यूज्ड टू बी एक्चुअली टेकन लिटिल अबैक आल्सो, यार देखो बंदे को हम्म, पॉइंट ब्लैंक पता है। पहचान होगी हालांकि बिल्कुल। हालांकि हम बड़ी कोशिश करते हैं कि वो ना कोई प्रेस करी हुई वाली यूनिफॉर्म ना पहनो, कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पहनकर, तो यार वो पहचानेगा नहीं, हमें जवान समझना चाहिए। और तब हमें पता चला ये तो बंदा पॉइंट ब्लैंक बोल रहा है हम्म कि आप कौन है या मैं कौन हूँ। हाँ बिल्कुल, बात हो इतना जाती तो थी, सर बात हो जाती बिल्कुल। थी। और मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि उससे वहां से कितना डिस्टेंस होगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, मेरा 800-900 मीटर होगा। 800-900 मीटर पर आपके साइड और मेरे साइड दनादन गोली चल रही है। ये मैं ऑफ विजय की बात नहीं कर रहा, सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 1991 की बात कर रहा हूँ। दनादन चलती है, लेकिन मेरा अफसर उस हालत में भी 3 महीने वहीं रहता है, उस पोस्ट में रहता है जहां पर कि सिर्फ उसके साथ 1 या 2 जवान रहता है। ये हर एक कंट्री का अपना अपना कैरेक्टर और कंडक्ट है। मेरे यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे यहाँ जान देने की होड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है। गलवान में बिहार रेजिमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बिहार रेजिमेंट के लोग, क्योंकि जनता उनकी निकल पड़ी थी कि मैं जा रहा हूं हमारे सीओ साहब को, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जो फीलिंग होती है ना, उसको आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, मैं ये बता रहा हूं। इसलिए फिर भी मैं आपको आपकी बात की इज्जत रखते हुए कह रहा हूं, चाइना कैन डेवलप, उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास मैन पावर है, उसके पास पैसा है, उसके ऊपर यूएस जैसी कंट्री की थ्रेट भी है, क्योंकि बिल्कुल। इन दोनों कंट्रीज ने अपने आप को बड़ा करना है। और फिर भी चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप चाहे माने ना जाने, भाई तू उन्हें 500 इकट्ठे कर भी लिए जहाज, तू डिक्लेयर करने को तैयार नहीं,
ये भी फैक्चुअल है। चाइना इज नॉट ऑफिशियली कंफर्मिंग कि आज हमारे पास 500 जहाज है, करेक्ट। इसलिए वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ एयरफोर्स में इंडिया 5वें स्थान पर आ गया, चाइना 6ठे पर चला गया। और इसके ऊपर आपके पैनलिस्ट के साथ हमारी डिबेट ये होती है कि उन्होंने कहा ये तो सर फर्जी है। ठीक है भाई, जब पिछले साल उसी वर्ल्ड डायरेक्टरी में चाइना ऊपर था और इंडिया नीचे, तब ठीक था, तब फर्जी नहीं था। इस बार ऊपर हो गया है तो सर ये तो फर्जी है। भाई पैरामीटर्स होते हैं, जहाज के नंबर्स उसमें से एक पार्ट है, उसके बाद और भी चीजें हैं जो पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है, और वो ना आप डिसाइड करती है ना मैं करता हूँ, कोई और कर रहा है। सर अब वो तो खैर उनकी अपनी कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो कह रहे होंगे कि ये आर्टिफिशियल है या ये वैसे ही है, लेकिन बहरहाल इधर ये जरूर कहा जा सकता है कि चाइना जो है वो यकीनन अमेरिका को कंपटीशन देने की तैयारी में है, और अमेरिका थोड़ा बहुत कोई माने ना माने मुझे लगता है कि कमजोर पड़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। कमजोर पड़ रहा होगा आपके हिसाब से, लेकिन चाइना तैयारी कर रहा है ताइवान रिलेटेड के, आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये फ्लैश पॉइंट बनेगा। दैट इज वाई, और उसे मालूम है कि यूएस के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास थोड़े कम है, ऐसा चाइना की फीलिंग हो सकती है। ये हो सकता है सर, बिल्कुल, लेकिन देखते हैं सर आगे किस तरह से ये लेकर चीजों को चलता है चाइना। और जाहिर है कि डेफिनेटली अगर हम इस रीजन की बात करेंगे तो हम चाइना की बात भी करेंगे, हम चाइना को एक साइड पे नहीं रख सकते। एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, और आप लोग हो चाहे हम हो, चाहे दोनों के रिलेशन अलग अलग तरह के हैं, लेकिन बहरहाल हमारे चाइना के साथ कुछ ना कुछ एक नजर रखनी चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मेरे रिलेशन चाइना से आंख के हैं। आप डिसाइड कर लो आपके कौन से हैं। आपके आंख से आंख के हैं या आपकी आंख के उनके पैर से हैं, ये डिसीजन पाकिस्तान को करना, ये हमने नहीं करना। हमारे आंख से आंख है, और हमने गलवान में, लेह लद्दाख में आज भी ये प्रूव कर रखा है कि हम आंख से आंख मिलाकर चाइना से बात करेंगे, चाहे आपके पास 500 जहाज आ जाए या 700 आ जाए। सर हमारा हाथ से हाथ है सर, हम हाथ मिलाते हैं, हाथों हाथ लेते देते हैं सर, हमारा हाथ से हाथ है, हमारा आंख से आंख नहीं है। वो आप लेते देते मत बोला करो, हम हाथ से हाथ मिलाते हैं और सिर्फ लेते हैं, आप ये बोला करो। देखो सच्चाई से ये तो आपके सामने है। सो आपको मुबारक हो कि यस, आप ये काम भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। पाकिस्तान चलिए ये हाथ मिलाता है, हर बार उसके हाथ में कुछ आ जाता है, वो अपना सरकार लेता है, क्योंकि देना तो कुछ है नहीं, हाथ में है क्या देने के लिए। सर चाइना मांग रहे सर, आप लोगों की ऐसी बातों की वजह से सर अब चाइना ने मांगना शुरू कर दिया हमसे। आप दे नहीं रहे ना, आप दे नहीं रहे ना। 423 बिलियन डॉलर आपको उसको देने हैं सीपैक के, आप दे ही नहीं रहे। आप उसका इंटरेस्ट नहीं दे रहे। इंटरेस्ट ही है 17 बिलियन रुपीस का आपके पाकिस्तान रुपीस का। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे। ये बढ़िया बात है भाई। तो फिर आप एक बात बताओ, वो आपने निकाला है वो जहांगीर खान आपके जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वर्ल्ड में कोई भी हमें 1.4 बिलियन डॉलर की पर ईयर एड दे दे, एड नहीं दे दे, लोन दे दे, जिसके ऊपर हम 1% इंटरेस्ट देंगे। 1% इंटरेस्ट बहुत बड़ा इंटरेस्ट माना जाता है। 12% पर एनम इज 1% बाय द वे। दुनिया में जो फ्रेंच और लंदन वाले हैं, यूके वाले, वो जब अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, पता है वो कितने पे करते हैं? 2%, 3% इन अ ईयर, और यहाँ 12%। इमेजिन करिए, लेकिन आपको कोई दे नहीं रहा। क्रेडिबिलिटी आपके सामने है। सर हम निकलवा लेंगे सर, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आप देखिएगा एक दिन हम शो करेंगे और हम ये बात करेंगे कि हमें उस पर भी मिल गया है। तो सर हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हल्के में ना लिया करें आप, प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट। मैं क्यों हल्का? मैं तो आपको हर बार कहता हूँ कि हम आपको जितना ज्यादा सीरियसली लेते हैं आप लोग बुरा मान जाते हैं। फिर आप बोलते हो कि लड़ाई की तैयारी हो रही है, फिर आप बोलते हो कि न्यूक्लियर बम की तैयारी हो रही है, फिर आप बोलते हो कि क्या फिर से लड़ाई होगी। हम तो आपको हल्के में कभी लेते ही नहीं है सर। लोन वोन के मामले में नहीं, जो आप कह रहे हैं कि कैसे न होगा और बार बार, सर उस पर नहीं सर, हम खुद नहीं कर रहे, और अगर हम चाहें तो हम भारत से भी बहुत पैसा ले सकते हैं, लेकिन हमारा खुद इंटरेस्ट नहीं है इस वजह से। खैर कोई बात नहीं सर, होता है बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।
जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।